रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ईएफए स्टूडियो में और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त कोमल। आज हम सब साथ मिलकर सुनेंगे स्कूल समाचार, चटपटी कहानियाँ, करेंगे सैर, पूछेंगे कुछ सवाल, याद करेंगे बचपन की यादें, लेंगे टीचर का इंटरव्यू और जानेंगे कि कौन है स्कूल का सुपरस्टार। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज मौसम बड़ा ही ताज़ा है, तो इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ स्कूल समाचार सुनकर। नमस्कार ईएफए स्कूल, मैं कल्पना ढोरे आज आपको ईएफए एमएलबी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट की चटपटी खबर सुनाने जा रही हूँ। आइए हम आपको चटपटी खबर सुनाते हैं। सितंबर माह में हमारी शाला में विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित हुई। छात्राओं द्वारा 3 सितंबर को शाला में मतदान हमारा अधिकार विषय पर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आकर्षक रंगोली बनाई। मतदान के महत्व को इंगित करती हुई रंगोलियों ने शाला की सभी छात्राओं को प्रभावित किया। 5 सितंबर को हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण तरीके से शिक्षक दिवस मनाया। शाला नायिका के द्वारा प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार जैन सर का तिलक लगाकर स्वागत किया गया एवं अन्य छात्राओं ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का भी तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया। सितंबर माह में कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 8 को मोगली उत्सव का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत प्रश्नोत्तरी एवं निबंध लेखन का प्रतियोगिता संपन्न हुई। यह माह छात्राओं के लिए उपलब्धि भरा रहा। जिला स्तर, संभाग स्तर एवं राज्य स्तर पर छात्राओं ने अपना परचम लहराया। बैडमिंटन संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में कुमारी वैशाली बावने का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। इसी कार्यक्रम में कुमारी कावेरी लल्हारे एवं प्रेमवती परते का राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। सॉफ्टबॉल में संभाग स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के बाद कुमारी त्रिशा मेरावी का राज्य स्तर के लिए चयन हुआ। इतना ही नहीं, हमारी शाला की छात्रा कुमारी विद्या बाकट हॉकी के राज्य स्तरीय खेल कर आई है और सबसे बड़ी उपलब्धि और शाला को गौरवान्वित करने की खबर, हमारी शाला की छात्रा कुमारी उमा नेवारे का चयन ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप के लिए चयन हुआ है। सितंबर माह की एक और खबर, शाला की 61 छात्राओं को पार्षद भारती के हस्ते शाला के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार जैन के द्वारा साइकिल वितरित की गई। मैं कल्पना ढोरे आपके साथ बनी रहूंगी अक्टूबर माह की खबरों के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को स्कूल समाचार सुनकर? स्कूल समाचार सुनकर तो सभी तरोताजा हो गए होंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। कहानी सुनने में मजा तब तक नहीं आता दोस्तों, जब तक कहानी में थोड़ा चटपटापन ना आ जाए। तो आइए इस कहानी को थोड़ा चटपटा बनाया जाए और इसे हमारे प्यारे से दोस्त से सुना जाए। शालिनी बेद्रे है। मैं ईएफए एमएलबी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट की 12th A की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 3 चींटी थी, लाल सफ़ेद पीली। तीनों चींटियों को भूख लगती है और वह तीनों गन्ने खाते हैं। फिर वहाँ एक हाथी आता है और जो गन्ना वह चींटियाँ खाती है वही गन्ना हाथी खा लेता है। फिर उसके पेट में दर्द होता है और वह डॉक्टर के पास जाता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारा एक्सरे करना पड़ेगा ताकि यह पता चले कि तुम्हें पेट दर्द क्यों हो रहा है। यह बात वह तीनों चींटियाँ सुन लेती है और एक दूसरे से बातें करते हुए कहती है कि लाल वाली कहती है कि मैं खून में छुप जाऊंगी और सफ़ेद वाली कहती है कि मैं हड्डियों में छुप जाऊंगी और पीली वाली कहती है कि मैं सुबह वाली ट्रेन में फुल हो जाऊंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा कहानी सुनकर? मजा आया ना? अरे मजा कैसे नहीं आएगा, कहानी ही इतनी चटपटी थी। कितने दिन हो गए मैं कहीं सैर करने नहीं गई, लेकिन हमारे खास दोस्त हमें खूब सैर करवाएंगे। आप लोग भी जाना चाहते हो तो चलो, हम सब मिलकर वहाँ खूब मजे करेंगे।
मेरा नाम नेहा काकरे। मैं EFA-MLB स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं हॉस्टल में रहती हूँ तथा वहाँ की अधीक्षिका मैम श्रीमती प्रीति रंगीरे मैडम के द्वारा एक नाटक करवाया गया जिसकी प्रस्तुति हमें जबलपुर में देनी थी। इस हेतु हम जबलपुर गए थे। हमारे नाटक का नाम सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव था और उस नाटक में मैंने माँ की भूमिका निभाई थी। हमारा नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ये अनुभव मेरे लिए बहुत रोमांचकारी था और हमारी पूरी टीम ने बहुत आनंद उठाया। तो दोस्तों, कैसा लगा सैर करके? मजा आया कि नहीं? आया ही होगा क्योंकि हमारे खास दोस्त ने हमें एक खास जगह की सैर करवाई है। तो चलिए अब हम सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट, अंदाज अपना अपना। My name is Kashish Kamble. I study in class 7th A in EFA-MLB Girls Higher Secondary School बालाघाट। मैं कबीर जी के दोहे सुनाने जा रही हूँ। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगी न भूल कबीरा, झूठे रंगी न भूल। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ से खाए कबीरा, अम्ब कहाँ से खाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी चबाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप कबीरा, अति की भली न चूप। तो दोस्तों, कैसा लगा इनका अंदाज? मैं तो यही आशा करती हूँ कि आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बचपना तो सभी में कहीं ना कहीं छुपा रहता है, लेकिन बचपन की यादें नहीं होती। तो आज हमारे जाने माने दोस्त हमारे टीचर से कुछ उनकी बचपन की यादों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार, मैं श्रीमती आरती उरकुड़े, EFA स्कूल महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में विज्ञान विषय की शिक्षिका हूँ। EFA स्कूल में रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। इसके द्वारा बच्चियों को और हम सभी को नए नए विषयों की जानकारी प्राप्त होते रहेगी। इस समय मुझे एक टॉपिक दिया गया है बोलने के लिए, अपने बचपन की यादें। उस बारे में जब मैंने याद किया तो मुझे मेरे बचपन की एक याद आई। जब मैं करीब 10 वर्ष की थी और मेरी छोटी बहन 8 वर्ष की थी। हम दोनों ही एक गार्डन में, पड़ोस के गार्डन में जाया करते थे। जामुन का पेड़ वहाँ था। वहाँ और भी बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन जामुन का पेड़ उस सीज़न में फलों पर था और थोड़ा जून का महीना होने से 1-2 बारिश आ चुकी थी। थोड़ी फिसलन थी। वो गार्डन अक्सर बंद रहा करता था क्योंकि उसके जो मालिक थे वो कहीं बाहर रहते थे, पर एक छोटी सी जगह वहाँ थी तो हम बच्चे वहाँ चले जाया करते थे शरारत करने के लिए। और चूँकि मैं और मेरी बहन, हम दोनों की उम्र में आयु का फ़र्क बहुत कम है, तो हम सेम एजर होने के कारण अक्सर साथ साथ शरारतें किया करते थे। उस दिन भी हम जामुन के पेड़ से फल तोड़ने के लिए उस गार्डन में गए। हल्की बारिश के कारण नमी थी पेड़ के ऊपर, फिर भी मेरी छोटी बहन उस पर चढ़ गई। जामुन का पेड़ काफ़ी लंबा होने के बाद उसमें शाखाएं आती हैं। जामुन का पेड़ बहुत नाजुक भी होता है, उसके जो तने होते हैं वो कोमल होते हैं। उसके बाद भी मेरी बहन उस पर चढ़ गई।
चढ़ने के बाद उसने 1-2 फल ही तोड़े होंगे कि उसको लगा कि वहाँ फिसलन है और वो वहाँ से गिर सकती है, और वहाँ से वो नीचे नहीं उतर पा रही थी। इस डर के मारे वो और मैं दोनों ही बहुत डर गए कि घर में हमें अब बहुत डांट पड़ेगी। इतने में उस गार्डन के मालिक, जो कि वहाँ नहीं रहते थे, उसी समय अचानक बाहर से वहाँ आ गए। मैं डर के मारे दूसरे पेड़ों के पीछे जाकर छुप गई और मेरी बहन पेड़ पर ही अटक गई। उसको देखकर मेरी बहन बहुत डर गई और वहीं रोने लगी। उन्होंने उस वक्त तो नहीं डांटा और कहीं से सीढ़ी की व्यवस्था की और सीढ़ी लगाकर, काफ़ी ऊंची सीढ़ी लगाकर उसे उतारने का प्रयास किया। और जब वो नीचे आ गई तो मैं भी उसके पास आई। गार्डन मालिक ने हमसे कहा कि आज तुमने जो गलती की है वो बहुत बड़ी गलती है बच्चों। गार्डन में आने की मनाही नहीं है, पर तुमको मालूम है कि हमारा ये गार्डन नाले के किनारे है और बारिश का सीज़न होने के कारण बहुत सारे जीव जंतु इस समय गार्डन में आ जाते हैं जो कि तुमको नुकसान पहुंचा सकते थे। और जामुन का तना जो कि बहुत चिकना होता है, वहाँ से स्लिप होकर तुम इतने ऊपर से गिरती तो तुम्हें चोट लग सकती थी और कुछ और भी हो सकता था। उनके भी बचपन की कोई घटना थी, शायद उनका भाई उस पेड़ पे से गिर के चोटिल हो चुका था और शायद वो अपाहिज भी हो गया था। इस कारण उनको वो घटना याद आई, तो उन्होंने हमसे कहा कि जब भी जामुन चाहिए हो तो किसी बड़े को साथ लाना और ऐसे जामुन के पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कभी ना करें, क्योंकि उसकी जो शाखाएं होती हैं, उसके जो तने हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं और उस पर चढ़ने से बच्चे नीचे गिर जाते हैं। उस दिन के बाद से हम उस गार्डन में जब भी गए हैं किसी बड़े को साथ लेकर ही गए हैं और जामुन पे पेड़ पे नहीं चढ़ना है, ये बात हमें हमेशा के लिए याद रही है। धन्यवाद। वाह, क्या बात है। इनका बचपना कितना फनी था ना। आई होप आपको भी अपने बचपन की याद आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी के बहुत सारे सपने होते हैं और कई सपनों को लेकर सवाल। तो आइए जानते हैं सपने और सवाल। नमस्कार, मैं कल्पना डोरे, कक्षा 12वीं, EFA MLB गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट रेडियो कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे स्कूल के भौतिक शास्त्र के वरिष्ठ व्याख्याता आदरणीय श्री मते सर से एक भेंट वार्ता व्यक्त कर रही हूँ। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहती हूँ कि जो आपका प्रिय विषय भौतिक शास्त्र है, इसे आपने क्यों चुना? नमस्कार। EFA स्कूलों में रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ। विद्यालयों की छात्राओं को बहुत बहुत बधाई व अनेक शुभकामनाएं। रेडियो प्रसारण के माध्यम से देश दुनिया की खबरों व विशिष्ट जानकारियों से जुड़ते हैं। आपका प्रश्न मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है। विषय को आपने कठिन कहा, परंतु मेरा रुचि का विषय गणित था। परंतु वैज्ञानिकों जैसे हमारे पुरातन वैज्ञानिक आर्यभट्ट गणित से, CV रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनके जीवनों से मैं प्रभावित था। अनेक क्षेत्रों में इनके अनुसंधान के कार्यों को बहुत रुचिकर बनाकर मैं पढ़ता था। बचपन से ही मुझे गणित और विज्ञान में रुचि थी। इसी क्रम में मैं अनुसंधान के क्षेत्र में जाना चाहता था, परंतु मेरे महाविद्यालय के प्रोफेसर आदरणीय श्री बापट सर, जिन्होंने भौतिक शास्त्र विषय की ओर मेरी रुचि जागृत किया, भौतिक विज्ञान की शब्दावली, नियमों, सिद्धांतों और घटनाओं को जानने में रुचि रखने के कारण मैंने इस विषय को चुना। लेकिन बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विज्ञान हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाता है, इसलिए रुचिकर विषय है, यह कठिन विषय नहीं है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा आपने कहा यह कठिन विषय नहीं है, तो आप किन विधियों का प्रयोग कर हमारे लिए इसे रुचिकर और सरल करते हैं? बच्चों, विज्ञान का शिक्षण रोमांचित कर देता है और बहुत ही आनंदित करता है। इसके लिए एक वैज्ञानिक विधि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और जानते भी हो। इसके बारे में आप लोग विज्ञान का शिक्षण कर रहे अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान कार्यों के लिए अपनाई जाने वाली सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तथा तर्क संगत विधि को हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक विधि को वैज्ञानिक नाम से वैज्ञानिक विधि कहना और समझना, यह
जरूरी है, परंतु इस विधि के प्रमुख चरणों को भी हमें समझना होगा, जो हमारे विषय को सरल बनाता है। इस विधि के 5 चरण होते हैं, जिसके इर्द गिर्द विज्ञान का शिक्षण आगे बढ़ता है। इसका पहला भाग है क्रमबद्ध प्रेक्षण, यानी बच्चे हर चीज को ऑब्जर्व करें। दूसरा भाग है परिकल्पना की स्थापना, बच्चे सोचे, जाने, जिज्ञासाएं बढ़ाए, परिकल्पनाएं करें। तीसरी बात आती है कि जो हमने परिकल्पना किए हैं उस परिकल्पनाओं का हम परीक्षण करें, सत्यता की उसकी जांच करें। उसके बाद सिद्धांत और नियम की स्थापना होती है और बच्चे कुछ निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो अपने आप में विषय सरल हो जाता है। जहां तक रहा शिक्षण का सवाल, अध्यापन का सवाल, तो वैज्ञानिक विधि को तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी के शिक्षक अपनाते हैं, परंतु साथ ही साथ इसकी कुछ विधियां और भी है, जैसे प्रयोग विधि है, प्रादर्श विधि है, डिमॉन्स्ट्रेशन देना, चर्चा डिस्कशन, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी एक विज्ञान को जानने समझने का विषय है। और अभी हमारे साहित्य और हिंदी और भाषा के शिक्षक भी इसको अपनाने लगे हैं, हम भी उनकी विधियों को अपनाते हैं। जैसे प्रश्न उत्तर विधि, विज्ञान में भी जब हम विज्ञान की सब बच्चे जैसे अरुचिकर शिक्षण हो जाता है तो प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग करते हैं, परंतु वैज्ञानिक चरण उसमें समाहित होना चाहिए। सर, छात्रों के भविष्य निर्माण को लेकर आप इसमें क्या संभावना देख रहे हैं? एक तरफ जहां मनुष्य चंद्रयान पर विजय पाकर विज्ञान के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, वहां हमारे लिए क्या मार्गदर्शन मिलेगा? बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है। आज हम चंद्रयान 3 की सफलता पर है, सूर्ययान भी भेजा जा रहा है, पृथ्वी के अनेक अनसुलझे रहस्य की ओर हमारे देश के वैज्ञानिकों की नज़रें लगी हुई है। आज जहाँ तक कंप्यूटर शिक्षा का क्षेत्र है, संचार माध्यमों और सेवाओं की जानकारी का क्षेत्र है, अनुसंधान और शोध का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग और मेडिकल और अंतरिक्ष विज्ञान में भी हम बहुत कुछ नया कर सकते हैं। और ऐतिहासिक पलों को जो चंद्रयान की सफलता में पूरे भारतवर्ष के लोगों ने पाया है, बहुत सारी चीज़ों को आज भी खोजने का विषय है, जानने का विषय है। और आप सब लोग विज्ञान के अध्ययन से ये कमियों को, भविष्य के भावी वैज्ञानिक है, इस कार्य को आप लोग अवश्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद सर, आज आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी अपने सारगर्भित शब्दों में दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसे सुनकर हम बच्चों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अवश्य निर्माण होगा। धन्यवाद सर। कविता सुनने में मज़ा तभी आता है दोस्तों, जब हम कविता को अच्छे से समझ सकें। इसी के साथ हमारे दोस्त हमें कविता सुनाएंगे। My name is Sunaina Lilhare. I am studying in class 7th A in EFA MLB Girls Higher Secondary School बालाघाट। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका विषय है गौरैया। मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया, कच्ची मिट्टी की दीवारें, घास पात का छाजन, मैंने अपना निड़ बनाया तिनके तिनके चुन चुन, यहाँ कहाँ से तू आ बैठी हरियाली की रानी, जी करता है तुझे चूम लूं, ले लूं तेरी मधुर बलैया। मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया, नीलम की सी नीली आंखें सोने से सुंदर पर, अंग अंग में बिजली सी भर फुदक रही तू फर, फली नहीं समाती तू तो मुझे देख हैरानी, आजा तुझे बहन बना लूं और बनूं मैं भैया, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया। तो फ्रेंड्स, कैसी थी कविता? पहले ये बताइए कि कविता समझ आई कि नहीं? आई तो होगी, क्योंकि हमारे दोस्त ने सुनाई ही इस प्रकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो स्कूल का सुपरस्टार हर कोई बनना चाहता है,
मगर बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जो कि स्कूल के सुपरस्टार बन पाते हैं। तो जानते हैं स्कूल के सुपरस्टार के बारे में। नमस्कार, मैं EFA MLB गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट से 12th बायोलॉजी की छात्रा हूँ। मेरा नाम कल्पना ढोरे। आज रेडियो कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल सुपरस्टार का परिचय कराते हैं। तो हमारे विद्यालय की सुपरस्टार बैडमिंटन की खिलाड़ी वैशाली बावने से परिचय करा रहे हैं। तो वैशाली, आपके खेल का सफ़र कब शुरू हुआ? मैं ग्राम मानेगांव पोस्ट कटोरी तहसील खैलानी जिला बालाघाट की रहने वाली हूँ। मेरा यह खेल का सफ़र मेरे घर से ही प्रारंभ हुआ। तब मैं 9th क्लास में थी और मैं 15 साल की थी। तो मैं हमेशा शाम को आधा से 1 घंटा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ या खासकर अपने भाई के साथ मैं बैडमिंटन खेला करती थी, जिससे मुझ में बैडमिंटन खेलने की रुचि है और वो बढ़ती गई। वैशाली, क्या आपकी रुचि बैडमिंटन खेल में ही थी या आप कुछ और खेलना पसंद करती थी? हाँ, मेरी प्रारंभ से रुचि बैडमिंटन खेलने में ही थी। आपको इस खेल की प्रेरणा किससे मिलती है? मुझे इस खेल की प्रेरणा मेरे भाई से मिलती है। जब मैं घर पे थी तो उन्होंने मुझे बैडमिंटन खेलने के लिए प्रेरित किया। फिर उन्होंने मुझे बालाघाट लेकर आए और यहाँ मैंने MLB स्कूल में एडमिशन लिया। फिर यहाँ की स्पोर्ट टीचर महाजन मैम, उन्होंने मुझे बैडमिंटन खेलने में बहुत प्रेरित किया और मेरी सारी क्लास टीचर ने खेलने में प्रेरित किया। और मेरे जो इस शाला के प्रधानाचार्य महोदय जी है, डॉक्टर जैन सर है, उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेरित किया। वैशाली, आप किस किस स्तर तक खेल चुकी हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीज़न लेवल पर और अभी स्टेट लेवल पर रत्नाम खेलने जा रही हूँ। वैशाली, आपका परिचय कराकर हमको बहुत अच्छा लगा। सबसे गौरवान्वित बात यह है कि आप हमारे स्कूल की छात्रा हैं और आपने स्टेट लेवल में जाकर हमारे विद्यालय का, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। वैशाली, आप आखिरी में बच्चों को क्या संदेश देना चाहती है? मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ कोई भी एक्टिविटीज़ या गेम खेलते रहना चाहिए, जिससे हमारा शरीर व हमारा मानसिक संतुलन बराबर रहता है और हमें खेल खेलने में और आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा उत्पन्न होती है। थैंक यू वैशाली, आपसे परिचय कराकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे सुपरस्टार के बारे में जानकर? मजा आया ना? तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। अगली बार फिर से हम मिलकर खूब मजे करेंगे। इसी तरह के और पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे एपिसोड को लाइक एंड शेयर करें और EFA स्कूल रेडियो को फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।